गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। और आज से बचे हैं पूरे 59 दिन। आज है 18 अक्टूबर। जब आप 18 दिसंबर को खड़े होंगे तो आज कट ऑफ का तांडव चल रहा होगा। कई कोचिंग संस्थान कट ऑफ पढ़ा रहे होंगे। तो अपने को इन 59 दिनों पे मेहनत करनी है। ये 59 दिन मैं नहीं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, नई डायलॉग नहीं मार रहा हूं। अच्छे से पढ़ना 59 दिन। बेहतरीन अपना कोर्स बिल्कुल समय पे चल रहा है। गुड मॉर्निंग अपर्णा जी, विक्रम जी गुड मॉर्निंग, अंकित गुड मॉर्निंग, है ना। तो आज से 59 दिन, 58 दिन रह गए हैं, है ना। और दीपावली के 7 दिन आप लोग पढ़ेंगे नहीं, पर मैं इतनी दरख्वास्त करूंगा कि दीपावली में जो पढ़ा है उसको एक बार सुबह उठ के मम्मी काम बोले उससे पहले पेज पलटा लेना। 7 दिन बिल्कुल ब्लैक आउट मत हो जाना। तो शुरू करते हैं। आज अनुच्छेद 31 पढ़ने वाले हैं और आज मैं आप लोग का एक छोटा सा ओरल टेस्ट भी लेने वाला हूं। तो तैयार हैं सभी लोग बेहतरीन तरीके से? अनुच्छेद 31 ये आज मौलिक अधिकार है कि नहीं है, पहला प्रश्न तो यही बनेगा। अनुच्छेद 31 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्तमान में ये मौलिक अधिकार नहीं। भैया नींद पर तो विजय पानी पड़ेगी, नींद ही सबसे बड़ा दुश्मन है ना। तो इस पर विजय पाओ। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। मतलब इस चीज को आप अपने दिमाग में ले लो कि ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो या फिर रात को सुबह 4 बजे तक पढ़ो। भाई आपको 8 घंटे देने हैं, आप 2-2 घंटे का दे के पढ़ लो। 6 घंटे देने हैं तो 3-3 घंटे दे लो। 1-1 घंटे के 8 घंटे के स्लॉट दे लो। आप जिसमें कंफर्ट हो उसको उस हिसाब से पढ़ो। ये चीज याद रखना, है ना। कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है कि आप बिल्कुल बाल लंबे कर करके पढ़े जा रहे हैं और खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं और परीक्षा में नंबर कम आ रहे हैं। नहीं, मैंने आपको कई बार कहा है कि सफल होने के लिए रणनीति अच्छी होनी चाहिए और अपनी रणनीति बहुत अच्छी है। और आप क्वेश्चन लगा के देख रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन अपने इससे बाहर नहीं जाएगा। बस थोड़ा सा अपने दिमाग के चक्षुओं को खोल के रखना है। दिमाग के चक्षु खोले रखना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अनुच्छेद 31 में क्या था, आप सभी लोग जवाब देते हुए बताएंगे। अनुच्छेद 31 में क्या था? तो संपत्ति का अधिकार था सर। काय का अधिकार था सर? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था। वर्तमान में ये मौलिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं है सर। वर्तमान में ये मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में यह मौलिक अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। पर एक समय था। पर एक समय था। अब ये था को अंडरलाइन करना। जब था तब की बात करेंगे। ये संविधान में कहां था? जब मौलिक अधिकार था, जब संविधान में कहां था? तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया है 19(1)(f) वाह अनुच्छेद 31। समझ गए क्या लिखा है? अमित सर प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार संसदीय समिति की पीडीएफ चेक कर लीजिएगा, उसकी जगह कुछ और दी थी। ठीक है, मैं देख लूंगा अमित, देख लूंगा। चलो तो सुनो, है ना। 19(1)(f) में था और 31 में था। ठीक है, 19(1)(f) में था और 31 में था। अब एक क्वेश्चन और बनेगा कि सर अब मौलिक अधिकार नहीं है, तो कब से नहीं है? तो नहीं है तो कब से नहीं है? तो 1978 व 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन से इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्वेश्चन पहला क्या बनेगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है? बोलो नहीं है।
अब कब से नहीं है सर? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब कौन सा अधिकार है आपसे ये पूछेगा कोई, तो अब कौन सा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। वर्तमान में कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब कानूनी अधिकार है तो अनुच्छेद किसमें है? कौन से अनुच्छेद में है सर? ये क्वेश्चन पूछेगा। अब पढ़ना 300A, बिल्कुल 300A बिल्कुल सही। 300A क्वेश्चन पूछेगा कि कहां से लाके रखा गया है संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को। तो क्या बोलोगे? 19(1) AF व 31 वर्तमान में कानूनी अधिकार है जिन्हें 300A में रखा गया है। मौलिक अधिकार कब तक था संपत्ति का अधिकार? क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलोगे? 1978 तक था या 44वें संविधान संशोधन के पहले तक था। वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है? एक कानूनी अधिकार है, 301A में है। क्लियर? अब आपको एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, और आपने जिससे भी अब तक पॉलिटी पढ़ी है उससे भी ये सवाल आपको पूछना चाहिए था कि सर 19(1)F, 19(1)F वाह, अनुच्छेद 31 में अंतर क्या है? सर ये दोनों में तो कहा गया है संपत्ति का अधिकार है, तो क्या हमको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए 2 बार उन्होंने लिख दिया कि संविधान वाले भूल गए थे, सभा वाले, कि भैया हम तो संपत्ति का अधिकार 19(1)F में दे चुके हैं, तो 31 में लिखने की क्या जरूरत थी? तो अब आप मुझे बताएं, कोशिश करें। बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपको पूछना चाहिए था, पर मैं खुद लेके आया हूं कि और जिनसे भी आपने अब तक तैयारी की है उस पॉलिटी वाले टीचर ने आपको ये क्यों नहीं बताया, और आपके मन में भी ये सवाल क्यों नहीं आया कि 19(1)F और 31 में क्यों लिखा है, 2 जगह क्यों लिखा है? चलो अपर्णा, अमित, विक्रम और अंकित, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं जल्दी से जवाब देंगे। बताओ, अनुच्छेद 19(1)F क्या कहता था और 31 क्या कहता था? दोनों में अंतर क्या है? शब्दों पे जाना। अब समझना, आप लोग शायद नहीं बता पाए या कोई बता भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने 19 आर्टिकल पढ़ा था, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार था। 19(1)F में स्वतंत्रता थी, काय की? संपत्ति खरीदने की, बेचने की और एकत्र करने की। या अपने पास बनाए रखने की, या अपने पास बनाए रखने की। समझ गए? 19(1)A बिल्कुल बिल्कुल सही, थोड़ा सा आपने सही दिया कि संपत्ति, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि स्वतंत्रता थी, हम अपनी संपत्ति खरीद लें, हम हमारी संपत्ति बेच दें, हम उसको बनाए रखें, कोई हमको ये नहीं कह सकता था कि अपनी संपत्ति बेचो या नहीं करो। और 31 कहता था विधि निर्धारित प्रक्रिया के अलावा आप संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। समझ गए कि अनुच्छेद 31 19(1) को ये ठप्पा देता था 19(1)F को कि जो आपने संपत्ति ली है, जो खरीदी है, आपने बेची है,
सरकार उसको छीन नहीं सकती, कोई दूसरा व्यक्ति उसको छीन नहीं सकता। किसके थ्रू? जो विधि में प्रक्रिया दिया है उसके अलावा। किसी ने विधि की प्रक्रिया के अलावा इसको छीना। अब यहां आपका घर है, समझना, यहां आपका घर है और ये हाईवे जा रहा है। अब सरकार को ये जमीन चाहिए, नहीं तो हाईवे यहां से आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो सरकार को ये जमीन चाहिए, ठीक है, सरकार को ये जमीन चाहिए। सरकार नहीं ले सकती थी, आप केस कर देंगे, आप चले जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जो अभी अपन पढ़ेंगे, या 226 के तहत हाई कोर्ट। और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, सरकार को मना कर देती थी, भाई विकास कार्य हो ही नहीं पा रहे थे। इसलिए 19(1)(f) और 31 को हटाया गया मौलिक अधिकार से। इसको कानूनी अधिकार बनाया गया कि आपकी कोई संपत्ति छीने तो आप कोर्ट जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, पर आपका मौलिक अधिकार नहीं है अब संपत्ति। तो समझ गए, दोनों में अंतर समझ में आया। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा अंतर, कि F खरीदने का अधिकार देता था, उसको अपने पास रखने का अधिकार देता था, अपनी संपत्ति अपने पसंद के आदमी को बेचने का अधिकार देता था, ना देने का भी अधिकार देता था कि सरकार मांग रही है मना कर दो, और मना किया तो आप 31 में चले जाओगे कि हमारे 31 का वायलेशन हुआ है, 32 के तहत आप रिट डाल दोगे। समझ गए? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था सुरेश जी। समझ गए कि 31 और 19 में अंतर क्या था? नहीं तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था कि सर 2 बार लिखने की क्या जरूरत थी। तो वेरी गुड, सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यही कॉन्सेप्ट एक मेनली समझाना था। अब इससे क्वेश्चन क्या 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 बनेंगे? सबसे पहला पूछेगा अनुच्छेद 31 कब हटाया गया मौलिक अधिकार से? तो 1978 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया। कौन थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। इससे बात पूछेगा ये अब कौन सा अधिकार है? तो वर्तमान में कानूनी अधिकार है। वेरी गुड, अब पता चल गया। मैं वही कह रहा हूं कि आज तक जिनसे हमने पॉलिटी पढ़ी है उनसे ये सवाल पूछना था, और आपने पूछा नहीं पूछा ठीक है, उनको तो बताना था कि 2 बार क्यों लिख दिया। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो 2 बार लिख दिया गया हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है संपत्ति का अधिकार, और दोनों आर्टिकल 19(1)(f) और 31। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? क्लियर हो तो आगे चलें। क्लियर? हाँ, वही तो दिक्कत है कि लोग पढ़ाते ही नहीं। और क्यों नहीं आ सकता क्वेश्चन? संविधान संशोधन हमारे में एक टॉपिक है, उससे ये बना सकता है। सब मूल संविधान था जब तो ये मौलिक अधिकार था, क्यों नहीं पूछ सकता इससे क्वेश्चन? पूछेगा। और ये सब चीजें गलत है। अरे बुक में नहीं दिया पर MPPSC में देता है, वही तो दिक्कत है। और टीचरों की गलती। भाई सब बुक में दिया होता तो कोर्सेज की जरूरत क्यों थी? कोई आपको गाइड कर सके, इसकी जरूरत क्या थी? अब जो अच्छे टीचर्स हैं, मतलब जो भी अच्छे टीचर्स हैं, वो 31 जरूर पढ़ाते हैं, और मैं उनसे सीखा हूं इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जा सकता। 5 मिनट लगता है ना, 5 मिनट लगता है। 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, देखो 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना था। समझ गए? अनुच्छेद 31 क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 31 में भी बहुत चीजें हैं। अब आते हैं अपन अनुच्छेद 31A में। इसमें आप लोग को क्लियर है, ये बहुत अच्छी बात है। अनुच्छेद 31A, अपन ने तो 31 ही नहीं पढ़ा था, तो 31A कैसे पता होगा? तो पता होगा, अब सब पता होगा आपको। तो ये कब जोड़ा गया? तो पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया। पहला क्वेश्चन ही बनेगा कि अनुच्छेद 31A कब जोड़ा गया? तो पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया। संशोधन से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि संविधान में 31A कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था।
और ये क्या कहता है कि जमींदारी उन्मूलन करने की विधियां, जमींदारी उन्मूलन करने की विधियों की न्यायिक पुनर्जांच नहीं हो सकती, न्यायिक पुनर्जांच नहीं हो सकती, न्यायालय जांच नहीं कर सकता। ठीक है, पहले प्रयास किया सरकार ने कि कोई जो हम जमींदारी उन्मूलन की नीतियां बनाए उसकी न्यायिक जांच ना हो सके, पर मामला नहीं बना, इसलिए उन्हें संविधान संशोधन करना पड़ा और फिर सीधा संपत्ति के अधिकार को हटा ही दिया गया। क्लियर है? इतना क्लियर है। अब आते हैं अनुच्छेद 31B। 13(2) आपको याद है, इसमें यही कहा था कि मौलिक अधिकार से असंगत विधि को शून्य नहीं समझा जाएगा। जमीन से जुड़े मामले में मौलिक अधिकार से असंगत विधि को, संपत्ति के अधिकार की विधि को, यदि वो मौलिक अधिकार से विपरीत जा रही है, उसका उल्लंघन कर रही है, तो उसको शून्य नहीं समझा जाएगा। ये कहा, ये भी प्रयास किया था, इससे भी बात नहीं बनी, इसलिए तो हटाना पड़ा फिर। ठीक है, ठीक है। तो ये अब आते 31C पर, अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C, पहला सवाल, ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था? तो याद रखना 1971 25वें संविधान संशोधन से, 25वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और 31C लिखते चल रहे हो ना? हाँ, वेरी गुड अपर्णा, ये आप लिखते चल रहे हो ना? लिखते चलना, पीडीएफ मिलेगी पर इसको लिखते भी चलिएगा। इसमें कहा गया कि सरकार 39B और 39C, जो अभी हम डीपीएसपी में पढ़ेंगे, 39B 39C, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी यहां लिख लेना 39B 39C। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर सरकार कानून बनाती है तो वह मौलिक अधिकार 14, 19 व 31 के विरुद्ध नहीं होगा। 14, 19, 31 के विरुद्ध, यहां दिखता नहीं है, यहां लिख देता हूं, 14 व 29, 31 के विरुद्ध नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा अनुच्छेद 31C कब जोड़ा गया? 1971 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 25वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अनुच्छेद 31C किस अनुच्छेद के विरुद्ध काम करने के लिए उत्साहित करता है? तो 14, 19 और 31। क्लियर है? और क्या कहा गया कि 29B 29C को प्रावधान को लागू करने के लिए सरकार कोई कानून बनाती है तो 14, 19 और 31 के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। क्लियर? वेरी गुड, बेहतरीन। आपको 31 समझ में आ गया। आप कोई क्वेश्चन 31 से बाहर नहीं जाएगा। पर अब आपका है टेस्ट।
अब शुरू होता है आपका टेस्ट। पहला टेस्ट ले रहा हूं, सभी लोगों को उत्तर देना है, उत्तर मैं नहीं दूंगा। 14 से 30 तक मौलिक अधिकार तो ये सब आपको कॉपी में लिखकर नोट्स में लिख के भेजना है मुझे, है ना, यहां नहीं देना है आंसर, पर दे सकते हो बताना चाहो, पर अभी आपको बताना है 14 से 30 मौलिक अधिकार में कितने अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। पहला उत्तर आपको ये देना है। दूसरा इसी का सेम है, जो दोनों को प्राप्त है। चौदह से 30 तक में एक लिस्ट बना के देनी है और याद करके कि ऐसे कितने मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है और दूसरे विदेशी, गैर नागरिक या नागरिक दोनों को प्राप्त है। पहला क्वेश्चन क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन लिखना है, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, 19(1)(a) से 19(1)(f) तक पूरा क्या कहता है? इनके अपवाद नहीं लिखने हैं, इनके अपवाद नहीं लिखने हैं। 19(1)(a) से 19(1)(f) तक ये पूरा लिखना है और याद करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तीसरा, सॉरी चौथा, एक चीज आपको बतानी है, अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे पीएम जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन सभी को? ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही, राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत रत्न मिल चुका था। ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत रत्न मिल चुका था, उसका आंसर देना है। सभी को इसके उत्तर देने हैं, जो लोग सिलेक्शन चाहते हैं उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल देना पड़ेगा। छठवा, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह किस वाद से स्पष्ट हुआ? यह है किस वाद से स्पष्ट हुआ?
6 क्वेश्चन। 7वां, समझ रहे हैं क्वेश्चनों को? अनुच्छेद 18 में कौन कौन सी उपाधि हम प्राप्त कर सकते हैं? कौन कौन सी उपाधि प्राप्त कर सकते हैं जो इसका उल्लंघन नहीं मानी जाएंगी? आज का 9वां प्रश्न। लिखते चल रहे हो, आराम से लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ ही लिखना। अनुच्छेद 15 व 16 में केवल, ये केवल को अंडरलाइन करो, केवल किन किन के आधार पर विभेद नहीं हो सकता? एक में 5 थे और एक में 7 थे, याद है? एक में 5 आधार थे, एक में 7 आधार थे। लिख के बताना है। और बताओ, एक और क्वेश्चन रह जाता है। आखिरी क्वेश्चन, लैमडैक सत्र क्या है? लैमडैक सत्र क्या है? ये आज आपका पॉलिटी का पहला टेस्ट है। एक मिनट में देख लेता हूं क्या बोल रही हैं अपर्णा जी। तो ये 10 क्वेश्चन आपको करके देने हैं सर। सेशन में एंड में या स्टार्ट में 15 मिनट का डेली ओरल टेस्ट ले लीजिए, कीजिए आप, और टॉपिक एक दिन पहले बता देना, हम लोग पढ़ के आएंगे। हाँ अपर्णा जी, आयोग के टेस्ट आपको बहुत जल्द, मतलब टेस्ट नहीं कहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। कोई कमिटमेंट नहीं है कि रोज मिलेंगे या कब मिलेंगे, पर आयोग के टेस्ट आज से ही अपना जो ग्रुप है ऐप पर, उसमें मैं 10 क्वेश्चन डालूंगा। 1 घंटे का समय रहेगा, सबको खुद से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर की डाल दूंगा, पर मिक्स होगा। आप रिवीजन करते चलिए, है ना? पॉलिटी का टेस्ट पॉलिटी खत्म होने के बाद होंगे, अभी आप लोग रिवीजन करते चलिए। मैं किसी दिन भी कितना भी पूछ सकता हूं, जिससे क्या क्या होता है कि तैयारी नहीं, पेपर में कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो हमें नहीं पता होंगे। आज आप जाके राष्ट्रपति का रिवीजन करोगे, क्योंकि मैंने आपको यह बताया है कि कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला है। मैंने अब आपको सोचने के लिए एक टॉपिक दे दिया कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत रत्न थे, ऐसे ही और भी हैं। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप ढूंढो और ढूंढो, आपको आंसर मिलेगा। बेहतरीन, यही चाहते हैं, आपको कभी निराशा नहीं होगी, बस आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते रहिए। देखिए कल हम अनुच्छेद 32 पढ़ लेंगे, कल हो जाएगा गुरुवार। अभी मत विक्रम जी, अभी मत दीजिए, वो ग्रुप है ना जो अपना, उसमें सारे 10 के 10 क्वेश्चनों का आप लोग जवाब लिख के भेजेंगे, है ना? 10 के 10 क्वेश्चनों का जवाब चाहिए है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, और मत टेंशन लेना। आयोग खत्म हो गया, आयोग के आपको क्वेश्चन मिलने लगेंगे 10-10, 5-5, जो भी नए क्वेश्चन होंगे, जो मुझे नया मिलेगा बनाऊंगा मैं उसके। दूसरा, ये जब अपन खत्म करेंगे अपर्णा जी इसको, तो इसके भी मिलने लगेंगे, फिर इकोनॉमी के भी मिलने लगेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं, आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है, और मुझे भी परीक्षा देनी है। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि अपन मेंस 7 में लिख रहे हूं,
आगे पीछे बैठे हों और इंटरव्यू भी साथ में दे रहे हों। मतलब प्री निकालने से क्या होगा, यदि आपकी कैटेगरी नहीं लगती है तो आपको तो पैसा भी नहीं मिलेगा, है ना। तो प्री निकालने से कुछ नहीं होता है, मेंस भी निकालने से कुछ नहीं होता है, पर मेंस बहुत टफ होता है, ईमानदारी से बता रहा हूं। जिंदगी में सबसे कठिन एग्जाम मेंस है। आपको यही नहीं समझ में आता कि आप सोना कब है और पढ़ना कब है। ऐसा धुक धुक होता है, क्या बताऊं, वो जो फीलिंग है मेंस लिखने की। इंटरव्यू में भी आपको जब आप सामने बैठ गए इंटरव्यूअर के, वहां धक धक खत्म हो जाती है। अब क्या होगा, नहीं बनेगा, बाहर हो जाऊंगा। पर मान लो आपसे पहला पेपर नहीं बना मेंस में, फिर भी आपको अगले 5 पेपर देने हैं। वो दर्द बहुत कठिन होता है। पहला बन गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में है कि पहला तो मेरे से आता है, उस चक्कर में आपने पहला पढ़ा नहीं, दूसरा पढ़ते रहे, पहला कठिन आ गया। वो जो मेंस है, मतलब मुख्य परीक्षा, वो सच में अपने नाम को पूरा करती है। मुख्य परीक्षा, वो ही मुख्य परीक्षा है। जिसने मेंस पार कर लिया उसने सब पार कर लिया। नहीं होना अलग बात है, पर जो आप मैनेजमेंट सीख जाएंगे मेंस लिखने के बाद, वो खतरनाक होगा। और मैं दावा करता हूं आयोग मेंस में भी है, 30 नंबर की यूनिट है। जो मैंने आयोग पढ़ा दिया है वो मेंस के हिसाब से ही पढ़ा दिया है। मैं जो पॉलिटी पढ़ा रहा हूं या इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, मेंस में बदल नहीं जाएगी। तो अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा मेंस। हम इतने अच्छे से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए कोई टेंशन वाली बात मत लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोग के कोई भी दिक्कत हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, पर सिलेबस से संबंधित। 17 दिसंबर को पेपर है, 2 महीने हैं आज से हमारे पास, 58 दिन, जिसमें से 8 दिन मैं दीपावली के काट देता हूं। पर विनती करता हूं, मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता उस समय पे, पर आप पढ़िएगा उस समय पे। भले ही 1 पॉइंट पढ़े, 10 क्वेश्चन लगाए, 20 क्वेश्चन, बिल्कुल मत कट जाइएगा, क्योंकि बहुत दुख होता है फिर दोबारा पढ़ने के लिए, है ना। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहिएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल, आज शाम को। आज हम पढ़ेंगे घाटे। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और अपने अब तक के पढ़ाए हुए पॉलिटी के टीचरों से पूछना, सर ये 2 बार क्यों था 19 और 31 में संपत्ति का अधिकार। ठीक है, रॉन्ग नंबर के बारे में आपको पता चलेगा इससे। चलो, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।